आज यदि आपसे सवाल किया जाए कि केंद्र सरकार का कौन सा मंत्री है जो सबसे बेहतर काम कर रहा है, आप में से ज्यादातर का जवाब होगा नितिन गडकरी, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो जमीन पर नजर आ रहा है। उनका मंत्रालय सड़कें बनवा रहा है जो जमीन पर आम आदमी को नजर आ रही हैं। गडकरी जी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कर्ता धर्ता हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि बीते 9 साल में भारत के हाईवे बेहतर से और बेहतर होते गए हैं। यदि आप एनसीआर में रहते हैं तो कुछ दिन पहले ही एक खबर पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। वो खबर ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए जमीन की तलाश भी शुरू हो चुकी है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए जेवर एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया जाएगा और ये एक्सप्रेसवे मौजूदा जो एक्सप्रेसवे है उस पर दबाव भी कम करेगा। जाहिर सी बात है कि एक्सप्रेसवे बनेगा तो पैसा भी खर्च होगा। अभी इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी ये साफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि लागत कितनी हो सकती है। और नितिन गडकरी के मंत्रालय पर वापस चलते हैं, क्योंकि देश में कहीं भी एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे बनता है तो नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है वो काफी अहम हो जाता है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि नितिन गडकरी के मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी बात कि वो कैसे एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस गया है जिससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है और उससे निकलने की जो कोशिशें हो रही हैं वो भी सफल ज्यादा नहीं हो पा रही। 31 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया भारतमाला प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट था पूरे देश को रफ्तार देने का प्रोजेक्ट। इसमें 84,000 किलोमीटर के हाईवे का विकास करना शामिल था। करीब 3,500 किलोमीटर 1,44,000 करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ है और इस साल मार्च एंड तक हम करीब 5 लाख करोड़ के काम और करीब 20,000 किलोमीटर तक के काम की शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो 1,44,000 करोड़ के काम ऑलरेडी शुरू हुए हैं और बाकी भी कामों की शुरुआत होगी। इस प्रोजेक्ट में यह दावा किया गया कि भारत की लॉजिस्टिक्स सप्लाई की जो समस्या है वो ये प्रोजेक्ट खत्म कर देगा। माल ढुलाई ज्यादा होगी, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से यानी जल्दी होगी। हाईवे पर जहां भी चोक पॉइंट है यानी जहां भी ट्रैफिक जाम लगता है वो सब खत्म हो जाएगा। हाईवे चौड़े हो जाएंगे और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जिससे आर्थिक सेहत में भी सुधार होगा। ये भी कहा गया कि भारत के छोटे शहर यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों का विकास भी तेजी से होगा। जब भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया तब इसके पूरे होने की डेडलाइन जो रखी गई थी वो थी साल 2022, यानी 7 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना था। अब आप सोचेंगे कि अब तक तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की नई डेडलाइन जो है वो है साल 2028, यानी प्रोजेक्ट में कम से कम 6 साल की देरी। और इस देरी की वजह से जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हुई वो है प्रोजेक्ट की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी। भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत जो आंकी गई थी वो 5,35,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन ये लागत 2028 तक बढ़कर 10,63,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, यानी लागत में करीब 100 गुना का इजाफा। और इसी वजह से हमने कहा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कर्ज के जाल में फंस चुका है। आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि प्रोजेक्ट की लागत जितनी बढ़ रही है वो कितनी है। ये लागत रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट से 7 गुना ज्यादा है, जबकि टाटा ग्रुप के प्रॉफिट से करीब 19 गुना ज्यादा। और ये रकम साल 2022 में भारत के डिफेंस बजट के बराबर है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा भारत के करोड़ों लोगों के टैक्स का पैसा है। आपकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा है ये पैसा। और अब सवाल ये कि क्या भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने जो वादे किए थे वो हवा हवाई थे? आखिर भारतमाला प्रोजेक्ट जो एक प्लान्ड प्रोजेक्ट था उसमें ये बढ़ोतरी कैसे हुई और ज्यादा समय कैसे लग रहा है? और क्योंकि आप टैक्स भरते हैं तो आपको ये लागत क्यों बढ़ी, इससे परेशान होने की जरूरत है। भारतमाला प्रोजेक्ट भारत के लिए सबसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में से एक है। शुरुआत में ही इस प्रोजेक्ट की लागत 5 लाख करोड़ से ज्यादा थी,
जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारत के लिए बड़ी बात थी। फिर भी इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने का फैसला किया गया। भारत के पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज और गोल्डन ट्रायंगल जैसे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन इसके बावजूद भारत के हाईवे में ढेरों परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी तो है हाईवे पर कम लेन होने के चलते लगने वाला ट्रैफिक जैम। दूसरा है हाईवे की लेन साइज में उतार चढ़ाव, यानी कहीं 2 लेन हाईवे, कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन हाईवे। उदाहरण के तौर पर कोलकाता मुंबई हाईवे 4 लेन से शुरू होता है, फिर 2 लेन हो जाता है, फिर 4 लेन, फिर 2 लेन और आखिर में फिर 4 लेन। अब इससे होता क्या है, इससे 2 लेन हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है और देरी होती है, यानी जाम लगते हैं। और तीसरी समस्या है हमारी सड़कों और हाईवे का पूरी तरह आर्थिक सोच के साथ निर्माण न होना। उदाहरण के तौर पर हमारे पोर्ट यानी बंदरगाहों को दूसरे इलाकों से, खास तौर पर अंदरूनी इलाकों से जोड़ने की व्यवस्था या तो है ही नहीं या फिर ना के बराबर है। और पांचवी बात ये कि भारत में ज्यादातर हाईवे शहरों के बीच से गुजरते हैं। शहरों का ट्रैफिक पीक आवर्स में जाम की समस्या को बढ़ा देता है। भारत में कम से कम 191 ऐसी जगह हैं जहां शहरों में हाईवे पर जाम लगता है। इससे हादसों की संभावना भी बढ़ती है और माल ढुलाई की लागत में भी इजाफा होता है। इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट में सरकार ने 26,000 किलोमीटर सड़कों की लेन बढ़ाने और आर्थिक गलियारों को बढ़ाने की बात की थी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के बाद सड़कों पर चलने की रफ्तार में 25% तक इजाफे का अनुमान लगाया था और सरकार ने सप्लाई चेन की कीमतें भी कम होने का आकलन किया था, जिन्हें 18% से कम होकर 6% हो जाना चाहिए था। लेकिन ये टारगेट अब तक पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि अब तक भारतमाला प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा इन हाईवे से भारत को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन अपनाना था, यानी सामान के आवागमन को सुगम बनाना था। हाईवे के किनारे इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार भी करना था। लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट गहरी समस्याओं से घिरा हुआ है। ये समस्याएं कितनी गहरी है ये जान लीजिए। और अब सवाल ये भी कि भारतमाला प्रोजेक्ट में देरी हुई क्यों, इस देरी का कारण क्या है? तो इसकी पहली वजह है जमीन का महंगा होना। जब भी कोई हाईवे बनता है तो जमीनों के मालिकों से जमीन खरीदनी पड़ती है, और क्योंकि जमीनें सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती है, इसलिए इसमें हजारों लोग भी शामिल होते हैं। अब इसमें करीब 80% तक लोगों को समझाना होता है, उन्हें दूसरी जगह विस्थापित करना होता है, और ऐसी ही और कई समस्याएं भी बीच में आती हैं। अब इस सब में महीनों से लेकर साल भर तक का वक्त लग जाता है। इस बीच निर्माण सामग्री की कीमत तो बढ़ती ही है, जमीनों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन एक्वायर करने के लिए 30,000 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन अब ये रकम बढ़कर 1.5 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। और महंगाई में बढ़ोतरी की वजह से निर्माण सामग्री की लागत भी बढ़ चुकी है। यदि 2015 के मुकाबले 2023 में देखेंगे तो महंगाई 45% बढ़ी है। इसे ऐसे समझिए कि 2015 में यदि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 10 करोड़ खर्च हो रहे थे, तो अब ये रकम बढ़कर 14.5 करोड़ हो चुकी है। और ये सिर्फ सड़क बनाने की कॉस्ट है, यानी हर 100 किलोमीटर सड़क बनाने में 450 करोड़ ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। और 30,000 किलोमीटर सड़क बनाने में 1.5 लाख करोड़ रुपए लागत बढ़ चुकी है। इस लागत में जमीन एक्वायर करने की कीमत शामिल नहीं है, जो 5 गुना तक बढ़ चुकी है। और इसके अलावा जो लोन लिया है उसका ब्याज टोल कलेक्शन से होने वाली कमाई से कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। टोल कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि सड़कें तैयार ही नहीं है, तो टोल ज्यादा मिलेगा कैसे? ये सिस्टम कैसे चलता है पहले वो समझिए। पहले सरकार बैंक से लोन लेकर हाईवे बनाती है, फिर टोल कलेक्शन के पैसे से लोन वापस चुकाती है, लेकिन ये सिस्टम यहाँ पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा। और एक और आंकड़ा देखिए और समझ लीजिए। मार्च 2017 में NHAI पर 75,385 करोड़ का कर्ज था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 3,48,000 करोड़ हो गया। और ये जानकारी खुद सरकार ने राज्यसभा में दी है, यानी कर्ज में 4.6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और इसी वजह से ब्याज चढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। यह आंकड़ा कितना है वो भी समझ लीजिए। लोन का ब्याज टोल कलेक्शन से 6 गुना ज्यादा है। इस रफ्तार से तो सरकार कभी भी अपना लोन चुका नहीं पाएगी। और लोन चुकाना तो छोड़िए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इस रफ्तार से चलेगा तो ब्याज तक नहीं चुका पाएगा। और इस सब में परेशानी और बढ़ रही है प्रोजेक्ट में देरी की वजह से।
साल 2022 तक सिर्फ 23% प्रोजेक्ट ही पूरे हो सके और यही वजह है कि भारत सरकार ने NHAI को 2023 और 2024 में और कर्ज लेने से रोक दिया है। यानी 2 साल तक NHAI बाहर से कोई कर्ज नहीं ले सकता। यानी अब NHAI को हाईवे तो बनाने ही है, लेकिन साथ साथ अपना कर्ज भी कम करना है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे। तो चलिए कुछ ऐसे तरीकों की बात करते हैं जिनसे ये संभव हो सकता है। ऐसा एक तरीका हो सकता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वेस्टर्स से प्रोजेक्ट्स में पैसे लगवाए और बदले में कुछ अवधि के लिए हाईवे पर टोल वसूलने की जिम्मेदारी उस इन्वेस्टर को दे दी जाए, जो कुछ साल तक टोल वसूल करे, अपनी इन्वेस्टमेंट और अपना प्रॉफिट निकालने के बाद टोल प्लाजा NHAI को ट्रांसफर कर दे। दूसरा तरीका ये है कि इन्वेस्टर्स से प्रोजेक्ट में पैसा लगवाएं। ये पैसा कुछ निश्चित अवधि के लिए लगवाया जाए, फिर प्रोजेक्ट पर एड और टोल से होने वाली कमाई में से इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे कर पैसा वापस लौटा दिया जाए। इससे NHAI का प्रॉफिट कम होगा, लेकिन उसे लोन चुकाने में परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से सरकार को हाईवे तैयार मिलेगा, इन्वेस्टर्स को एक फिक्स्ड रिटर्न उनके पैसे पर मिलेगा। लेकिन यहीं पर समस्या है, NHAI 1,60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का सिर्फ 10% ही मोनेटाइज कर पाई है। ये टारगेट NHAI को 2 साल में पूरा करना था, लेकिन अभी 90% पूरा नहीं हुआ है। अब NHAI को बचाने का दूसरा तरीका भी जान लीजिए। इस तरीके को इनविट कहते हैं। मान लिया जाए कि सरकार को एक एयरपोर्ट बनाने के लिए 2,000 करोड़ की जरूरत है। अब ये 2,000 करोड़ सरकार किसी एक शख्स से या बैंक से लोन ना लेकर इसे 2,000 के बॉन्ड्स में तोड़ देती है और इन्वेस्टर चाहे तो एक साथ 10 बॉन्ड्स ले सकते हैं। इस तरीके से एक इन्वेस्टर को सिर्फ 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और सैकड़ों इन्वेस्टर से मिलकर एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एयरपोर्ट से सरकार को हर साल 500 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो सरकार इसमें से 10% मरम्मत के लिए निकालकर बाकी 450 करोड़ इन्वेस्टर्स को अगले कुछ साल तक लौटा सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। इस तरीके से सरकार हाईवे का भी निर्माण कर सकती है और हाईवे से होने वाली कमाई से इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा सकती है। 2021 में NHAI ने भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए इनविट जारी किया। इसके तहत सरकार ने कैनेडियन पेंशन फंड ओंटारियो लिमिटेड, CPP इन्वेस्टमेंट्स और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को इनविट दिए। तो इन तरीकों से NHAI अपने प्रोजेक्ट्स जारी रख सकता है और नया लोन लेने से भी बच सकता है। और नितिन गडकरी को NHAI के अच्छे काम को यदि जारी रखना है और उससे भी ऊपर यदि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो NHAI को लोन के जाल से बाहर निकलना ही होगा। इसके साथ ही साथ देश में लैंड एक्वायर करने के लिए मल्टीपल एजेंसी के बजाय एक एजेंसी या सिस्टम बनाना होगा, इससे लैंड एक्वायर करना आसान हो। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट्स में देरी रोकनी होगी, क्योंकि देरी होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है।